तो देखिए, कई वजहें हैं जिसकी वजह से इस बजट पर सबकी निगाहें थी और लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या है वित्त मंत्री के पिटारे में। सबसे बड़ी वजह यह कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इसे उबारने के लिए लगातार सरकार दावे कर रही है कि वो अलग अलग कदम उठा रही है। क्या उसकी झलक इस बजट में दिखी है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आपको मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं LOC पर, और इस वजह से भी रक्षा के क्षेत्र में क्या होता है ये देखना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच आप याद रखिए कि कृषि पर भी सबकी निगाहें हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान परेशान हैं और एक आंदोलन कृषि को लेकर चल रहा है इस देश में। बजट पर हम बात करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत से बातचीत इस वक्त आपको सुनवाते हैं। राकेश टिकैत जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और तमाम किसान नेता, तमाम आम किसान उनके साथ बैठे हुए हैं सरकार से बातचीत को लेकर, अभी तक के आंदोलन को लेकर। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। ने कहा कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 गुना MSP को बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले का मूल्य था उस पर। किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देखते हैं? उस पर कानून बन जाए ना, MSP पे कानून बन जाए, उससे राहत मिलेगी। MSP बढ़ाने से राहत नहीं होगी, कानून बढ़ाने से राहत होगी। जिस तरीके से 1000 मंडियों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही गई है, उसके भुगतान को भी ले आओ। भुगतान कौन करेगा? डिजिटल कैंपेन से हमने कहा कि हमारा भुगतान भी जोड़ दो उससे। गन्ने का पेमेंट 2 साल में नहीं होता, उसको भी जोड़ दो डिजिटल से। कुल मिला के किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को किसानों के हित में? क्योंकि पढ़ नहीं पाया उसको, जब पढ़ देंगे उस पर रिपोर्ट बना के रात तक दे देंगे। बट लेकिन क्या कुछ मांगे थी पहले आपकी इस बजट को लेकर? क्योंकि लगातार यहाँ पर जो पूरा आंदोलन जारी है उसमें तो यही मांगे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब क्या बजट से कुछ कहीं ना कहीं फर्क लग रहा है आपको? किसानों के हित में है, क्योंकि सरकार का बिल अलग चीज है, बजट में क्या आया होगा वो अलग चीज है। क्या कुछ मांगे थी आपकी सरकार के साथ? अगर इस 3 बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, बजट में किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए अलग सा बजट हो, ये सारी चीजें। आंदोलन किस ओर जा रहा है अब आपका? शांति की तरफ जा रहा है। आंदोलन कहाँ जा रहा है? यही आंदोलन कहाँ चलेगा? आंदोलन जन सैलाब भी उमड़ रहा है लगातार गाजीपुर बॉर्डर। आ जाएगा, सब जगह होगा और सब जगह चलेगा। कोशिश की गई। साफ तौर पर राकेश टिकैत का यहाँ कहना है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है या नहीं है उसको पढ़कर ही देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए। तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने शुरुआत से ही ये कहा है कि वो किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करती रही है और लगातार जब भी बजट पेश हुए इस सरकार की ओर से, तब इसी दिशा में देखा गया कि क्या इस लक्ष्य को हासिल करने में ये बजट या फिर ये फैसला किस तरह से कारगर होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनकी मांग यही है। इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि आखिर क्यों इस बजट का इंतजार तमाम लोगों को था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि खुद वित्त मंत्री ने यह कहा था कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा। क्या वाकई ऐसा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, सूर्य मैथिली हमारे साथ बीजेपी की ओर से रहेंगी, संजय श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुद्र चैटर्जी फिक्की के MD हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ ही राहुल शर्मा भी हमारे साथ रहेंगे। वो भी आर्थिक मामलों के जानकार हैं, फिक्की से जुड़े हुए हैं जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है। अगर मैं गलत हूं तो राहुल शर्मा जी जरूर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सूर्य मैथिली जी आपसे करना चाहती हूं। सबकी निगाहें थी, वित्त मंत्री ने पहले ही अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी थी ये कहकर कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 100 साल में हमने ऐसी आपदा, ऐसी महामारी भी नहीं देखी। किसानों का आंदोलन इतना बड़ा जो हम देख रहे हैं उस वजह से भी सबकी निगाहें थी। कोरोना काल से कैसे अर्थव्यवस्था को उभारती है सरकार, उस पर भी सबकी निगाहें थी। रक्षा क्षेत्र पर सबकी निगाहें थी। लेकिन सबसे पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आपकी सरकार का जो फोकस है वो निजीकरण पर है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश पर है। मैं ये बात मानती हूं कि सरकार को खर्चे बढ़ाने होंगे, ये बात लगातार विश्लेषक कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आना जरूरी है। निजी कंपनियां जो हैं वो खर्चे नहीं बढ़ा सकती, उनकी अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन क्या रास्ता सिर्फ यही था सरकार के पास कि विनिवेश को इस हद तक बढ़ाया जाए? अब जो तमाम कंपनियों के नाम गिनवाए गए हैं जिनको सेल किया गया है, और इसके साथ ही LIC का IPO भी इसी साल आएगा, ये भी ऐलान किया गया है। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि विनिवेश और निजीकरण को लेकर इतना लगाव क्यों है आप लोगों का? फिर वही क्या कि कंपनियों के लिए, कारोबारियों के लिए ये बजट है, आम लोगों के लिए नहीं है। ये बजट जो है ये
निर्मला सीतारमण जी जो हमारी अर्थ फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कहा था कि 100 साल में अब तक का सबसे अच्छा बजट है, मैं भी इससे सहमत हूं कि ये 100 साल में सबसे अच्छा बजट है। क्योंकि इस समय के जो हालात आप देखते हैं वो हालात हैं, पूरे विश्व के अंदर एक महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। सभी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इस समय रिसेशन के मूड में हैं। इस समय स्थिति ये है कि पहले जीवन है तभी आगे कल है जी। उस स्थिति के अंदर यदि आज भारत की केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर 50 करोड़ उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों का ध्यान रखने के लिए अपना कदम बढ़ाया है, तो इससे बड़ा कोई हालांकि ये रवायत स्वागत रही योग्य है, कदम नहीं होगा। ये रवायत रही है कि वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं या करती हैं, उसके बाद वो खुद कहती हैं कि मैं इससे संतुष्ट हूं। प्रधानमंत्री का भी बयान आता है कि बहुत अच्छा बजट है। जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कहते हैं कि ये तो आम आदमी के हित में बजट है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आखिर ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और खुद कारोबार जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम ये जानने के लिए सीधे एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल शर्मा से हम बातचीत करेंगे, और इसके साथ ही रुद्र चैटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राहुल शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि ये समझना जरूरी है, विनिवेश की बात हो रही है और अब पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि एक अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी इस तरह के कदम उठाए गए थे, उसकी चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने आलोचना की थी, कुछ लोगों ने फायदे गिनवाए थे। आज जो फैसला हुआ है विनिवेश को लेकर, LIC का भी नाम लिया गया और कई कंपनियों का नाम लिया गया जिसमें पहले विनिवेश हुआ है, और इसके साथ ही बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। ये जो तमाम फैसले हैं उसे आप किस नीति के तहत देख रहे हैं, और कितना फायदा पहुंचाएगा कंपनियों को और कितना फायदा पहुंचाएगा आम आदमी को, अगर सरल भाषा में आप समझा सकें। नहीं, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा ये मानना है पहली जरूरत है एम्प्लॉयमेंट और रोजगार। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, और उसके लिए आपको जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप इस बजट में देखें, आपने सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, बट ये बजट जो है आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत में मतलब ये है कि इंडिया की जो कंपनियां हैं उनको सशक्त बनाना है। उसमें उन्होंने पहला जो कदम उठाया है उसमें सबसे पहले उनका एक फोकस रहा है इंडिया इकोनॉमी को कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि मैन्युफैक्चरिंग जो डबल डिजिट की ग्रोथ होनी चाहिए। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और छोटी मोटी जो SME और MSME होती हैं वो इंडस्ट्री भी लगेंगी। दूसरा एक जो बड़ा उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है वो है कैपेक्स, दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 34% बढ़ा के 5.5 लाख करोड़ किया है। और इसका अगर आप फोकस देखें तो रोड है, रेल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर सप्लाई है, गैस पाइपलाइन है, पोर्ट है। इन सब से क्या होगा, इन सब से जो होने वाला है हर चीज जो है कंजम्पशन और डिमांड पे डिपेंड है। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो उससे इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बहुत अच्छा किया है इसमें, एक बैंक को रिकैपिटलाइजेशन का बात किया है। बिकॉज क्या हुआ कोविड के टाइम में, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, काफी बैंकों को मॉनिटरिंग के लिए अलाउ किया कि अभी उनका पेमेंट ड्यू हो जाता है, बट उनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू इन्फ्यूज मोर फंड सो दैट दे कैन गिव मोर मनी टू द for the infrastructure project or industry or to boost the demand। तो ये 3-4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये मानना है ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इसमें एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा करा है कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इंडिया में बनाइए, आपको हम रॉ मटेरियल की भी हेल्प करेंगे, कस्टम ड्यूटी में भी जो सपोर्ट है उसमें भी करेंगे, आपको अफोर्डेबल बनाएंगे, और उसके बाद आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करिए। ठीक है सर, ठीक है, आपका ये मत है। लेकिन रुद्र चैटर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिक्की के MD हैं। रुद्र चैटर्जी जी, क्या आप भी ऐसे ही उन तमाम फैसलों को देखते हैं जो बात राहुल जी कर रहे हैं?
खासतौर से बीमा सेक्टर में जो एफडीआई की बात है 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात है, उस पर आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा। लेकिन एक और सवाल मैं ऐड कर देती हूं। बैंकों की स्थिति हमने देखा कि लगातार खराब रही और बैंक डूबते चले गए और इसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब ये प्रावधान किया गया है कि अगर बैंक डूबते हैं तो 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके साथ ही 20,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है बैंकों के लिए, उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए। इसे कैसे देखा जाए और क्या इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा? अगर मिलेगा तो किस तरह मिलेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फैसले तो बैंकों के लिए ले लिए जाते हैं, लेकिन वो आम लोगों तक पहुंचते हैं कि नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ये संशय वाली बात होती है। जी, ये जो बजट है इसमें बैकग्राउंड जो थे जी डीप इकोनॉमिक रिसेशन ग्लोबली, इसमें एक लार्ज स्पेंडिंग स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जरूरत है और वो ये बजट ने किया। ये बजट बैंक को रिकैपिटलाइज करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बट प्राइवेट सेक्टर भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने सके उसको लिए जो फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए वो भी इंश्योर किया। उसके साथ साथ इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स थे या डायरेक्ट टैक्स जो थे वो बढ़ाए नहीं, सो दैट डिमांड भी कम नहीं हुआ। तो ये तीनों लेकर अभी बहुत महीने से इंडस्ट्री से इकोनॉमिस्ट्स यही बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग पुश होने पड़ेगा। ये रट जो इकोनॉमिक रट जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से जुड़े हुए सारा विश्व में हुआ है वहां से निकलने को लिए। तो ये जो बजट है इट इज अ स्पेंडिंग बजट विच इज द राइट फोकस ऑफ द टाइम। अभी डेट ग्लोबल कैपिटल इज लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर पोरिंग इन डॉलर्स इनटू इंडिया। तो इस वक्त में कैपिटल अवेलेबिलिटी का एडवांटेज लेकर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इज व्हाट वाज कॉल्ड फॉर और वो ये बजट ने किया है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास फिर से एक बार, लेकिन संजय श्रीवास्तव जी के पास मैं जाऊंगी और उनसे कृषि सेस के बारे में बात करनी है मुझे, इसके साथ पेट्रोल डीजल के बारे में बात करनी है। महंगाई को लेकर के चिंताएं लगातार बनी हुई थी। अब बजट के आने के बाद महंगाई किस दिशा में बढ़ेगी या घटेगी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स स्लैब को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से अजय अरोड़ा जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत देर से इंतजार भी आप कर रहे हैं, डिस्कशन सुन भी रहे हैं और जाहिर है कि आपका जो वर्जन है वो आप देते भी रहे होंगे पहले और जाहिर है कि आपको तकलीफें तमाम होंगी इस बजट से। लेकिन मेरा जो सवाल है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर पहले से 137% बढ़ोतरी की गई है बजट में, तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की अपेक्षाएं थी कम से कम यहां पर सरकार उस पर खरी उतर रही है? यहां पर आप पीठ थपथपाना चाहेंगे कि नहीं सरकार की? शुभ्रा जी, लाल कवर में, लाल कपड़े में किताब या लैपटॉप और सत्यमेव जयते भारत के सभी लोग टकटकी लगा के आपका चैनल देख रहे हैं। और जब बजट लेके माननीय वित्त मंत्री जी आई तो सबकी नजरें और कान वहीं थे। और जहां तक आपने स्वास्थ्य प्रश्न किया, कोविड काल में जो स्थिति भारतवर्ष की हुई, तो अस्पतालों की स्थिति थी, डिस्पेंसरीज की थी, तो आप ये जो बजट जीडीपी का पहले 1% होता था स्वास्थ्य पे, अब 3% की हमें उम्मीद थी और ये फिर भी करीब आ गए। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि निजीकरण, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आत्मनिर्भर की। शुभ्रा जी, आत्मनिर्भर कहां हुआ? ये तो निजीकरण की बात करते हैं। दिस इज ए कॉर्पोरेट बजट। ये कॉर्पोरेट मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बजट नहीं है। रोजगार की बात कहां हुई? और जिस प्रकार से मध्यम लघु व्यापारी, जब इन्होंने लोन की बात की, आज वो लोन नहीं ले सकते क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है छोटे छोटे दुकानदार कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। वो सुविधा सरल करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स, वो कहां हुआ? और जीएसटी में निम्न स्तर पर जीएसटी होना चाहिए। 18% किसी देश में नहीं है। छोटे छोटे देश, यहां तक कि सिंगापुर में 5% है, मलेशिया में 7% है,
और मैं बता दूं शुभ्रा जी, जीएसटी की दर कम होने से रिवेन्यू बढ़ेगा और जी। कॉम्प्लेंसेस जितने हैं छोटे व्यापारियों को, रोज एक नया फॉर्म आता है, ठीक इससे है, दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, ये बात मैं मानती हूँ। जीएसटी को लेकर जिस तरह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका जवाब मैं जरूर लूंगी सूर्य मैथिली जी से। विनिवेश पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगी मैं अरोड़ा जी, और ये कहते हुए कि क्या आप लोगों की भी नीति यही नहीं थी? तमाम सरकारें जो रही हैं उनकी नीति क्या इस तरह की नहीं रही है, या फिर आप कुछ अलग बता देंगे, या आप कहेंगे कि अफसोस हो रहा है? किस तरह से आप इसे विश्लेषण करेंगे जो फैसले हुए हैं विनिवेश को लेकर? बिल्कुल, हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के जो मित्र थे उन पे कितने लाख हजार करोड़ लोन है, और कई तो भाग गए। जो डिफॉल्टर हैं ये भागे ना होते और इन्होंने अपने मित्रों को बड़े बड़े लोन ना दिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। और किसान आंदोलन में शुभ्रा जी 68 नहीं, दिन हो लेकिन गए। ये तो पैटर्न पहले से ही रहा है ना सरकारों का, अजय अरोड़ा जी। ये तो पैटर्न पहले से ही रहा है कि पैसा जुगाड़ने के लिए सरकारें विनिवेश करती हैं। ये कोई नया तो ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार के प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन आप जब विरोध करते हैं तो आपसे भी यही पूछा जाता है कि आपकी सरकार की नीति कहाँ अलग थी। और अब जब होता है ना कि जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो नीति बिल्कुल बदल जाती है, और जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और ही सुर हो जाता है। क्या वही हो रहा है यहाँ पर भी विनिवेश के मामले में? शुभ्रा जी नहीं जी, लोगों की बड़ी नजर थी आयकर में छूट मिलेगी, नहीं मिली। ठीक। उम्मीद थी जो सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड हो गया, मान लो मैं रिटायर हो गया जी, और जो मुझे फंड मिला मैंने एफडीआर करा दी, मैंने निवेश कर दिया, ठीक है। उन पे उनको इंटरेस्ट कम हो गया और हमें उम्मीद थी कि उनके लिए कोई योजना बनेगी तो ठीक है। उसी इंटरेस्ट से अपना ठीक है, जीवन ये सवाल मैं लेकर संजय श्रीवास्तव जी के पास जाती हूँ, क्योंकि एक बार मुझे सबको मौका देना है। संजय श्रीवास्तव जी, जल्दी से जो टैक्स स्लैब को लेकर किया जा रहा है बात की, तमाम लोग खास करके मिडिल क्लास के लोग सुबह से नजर गड़ा के बैठे हुए थे टेलीविजन पे कि उनको कुछ मिलेगा। पूरा भाषण खत्म हो गया लेकिन टैक्स स्लैब पे कोई बात नहीं हुई। ये मायूसी है, और ऊपर से करेला उस पर भी नीम चढ़ा कि कृषि सेस का ऐलान कर दिया गया पेट्रोल डीजल पर। कहा जा रहा है कि अभी असर नहीं पड़ेगा आम लोगों पर, कंपनियां देंगी, लेकिन आखिर कब तक कंपनियां देंगी? जी शुभ्रा जी, तो देखिए कोई भी बजट सारे स्टेक होल्डर्स को खुश नहीं कर सकता, और खासकर अगर आप लास्ट ईयर और इस साल का सिचुएशन देखेंगे तो ये सिचुएशन एकदम यूनिक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को एक बैलेंसिंग एक्ट करना। अब अगर हम टैक्स, अगर मिडिल क्लास के लिए अगर हम टैक्स स्लैब में भी रियायत देते, दूसरे में भी देते, तो अल्टीमेटली हमें फंड कहीं से अरेंज कर देते। तो आप देखिए जो फंड अरेंजमेंट में फोकस किया है वो दो मेन चीजें की है। एक तो जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे फंड जनरेट हो रहा है, और दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने संघ में जो अभी कृषि के लिए सेस लगा रहे हैं या पेट्रोल डीजल पे लगा रहे हैं, अगर हम उसका डायरेक्ट बेनिफिट पास कर देते तो फिर किसी ना किसी फॉर्म में शायद कोई और सेस आ सकता था। पहले बहुत सारी बात चल रही थी कि शायद कोविड सेस आ जाएगा या वो आ जाएगा, तो उस हिसाब से बैलेंसिंग एक्ट किया है। ठीक है, हालांकि शुरुआत में उम्मीद बंधी थी जब वित्त मंत्री ने यह कहा कि ये देश हित में है और किसानों का ध्यान हम रखेंगे, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐलान होंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की बात की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब इस तरह के फैसले कुछ दिख रहे हैं तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहे और क्या इसी तरह से लोग चुप्पी साधे रहेंगे? क्या सवाल नहीं खड़ा करेंगे?